हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एम के लीगल शिक्षा। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, आजकल कोरोना चल रहा है तो स्टे सेफ, स्टे होम। अगर बाहर जाएं तो प्लीज़ मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें और इस टाइम का यूटिलाइजेशन भी अपनी एजुकेशन के लिए करें। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 की सीरीज़ में आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वो आपके केस की वो स्टेज है जहाँ पे आप फर्स्ट हियरिंग में ही अपने सिविल सूट को एक कोर्ट डिसाइड कर सकता है। आगे चलने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। आज हम बात करेंगे डिस्पोजल ऑफ सूट एट फर्स्ट हियरिंग। कब किसी भी सूट को पहली ही तारीख पे डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। ऑर्डर 15 सिविल प्रोसीजर कोड में इसके बारे में बात करता है। ये छोटा सा ही ऑर्डर, इसमें टोटल 4 रूल दिए गए हैं। ऑर्डर 15 डिस्पोजल ऑफ सूट एट द फर्स्ट हियरिंग हम बात कर चुके हैं। इसमें टोटल रूल 1 टू रूल 4 4 रूल हैं। देखिए, ये क्या, जब कोई भी सूट आता है किसी कोर्ट में तो वहाँ पे इश्यूज फ्रेम करने के टाइम पे जो जुडिशियल ऑफिसर है वो क्या देखेगा, या तो पार्टीज नॉट एट इश्यूज, पार्टीज हो सकता है किसी इश्यूज पे हो ही ना, कोई इशू फ्रेम ना हो तो केस ऑटोमेटिकली खत्म हो गया, या वन ऑफ द सेवरल डिफेंडेंट्स नॉट एट इशू, यानी कि डिफेंडेंट जहाँ एक से ज़्यादा है वहाँ कोई डिफेंडेंट इशू पे नहीं है, या पार्टीज एट इश्यूज, पार्टीज इश्यूज पे तो है लेकिन फर्दर कोई किसी एविडेंस की ज़रूरत नहीं है तो भी फ्रेम ऑफ इश्यूज में उस दिन डिसाइड किया जा सकता है फर्स्ट हियरिंग पे, या फिर पार्टीज एविडेंस देने में फेल हो जाती हैं। यही 4 कंडीशंस हैं, यही 4 रूल हैं ऑर्डर 15 के, जहां किसी भी सूट का फर्स्ट हियरिंग में डिस्पोजल हो सकता है। रूल 1 पार्टीज नॉट एट इश्यूज, रूल 2 वन ऑफ सेवरल डिफेंडेंट्स नॉट एट इशू, या पार्टीज एट इशू एंड फेलियर टू प्रोड्यूस एविडेंस। अभी हम इनको एक एक करके स्टडी करते हैं। रूल 1 क्या कहता है कि पार्टीज नॉट एट इश्यूज, where at the first hearing of the suit it appears to the court that the parties are not at the issues on any question of law or of fact, the court may at once pronounce judgment। अगर कोर्ट को पहली हियरिंग पे लगता है कि किसी भी इश्यू ऑफ फैक्ट या इश्यू ऑफ लॉ पे कोई भी पार्टी नहीं है, यानी कि उनमें कोई प्रिंसिपल क्वेश्चन है ही नहीं, कंट्रोवर्सी का कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, ठीक है, तो फिर केस अपने आप डिसाइड हो गया उस दिन। तो रूल 2 क्या कहता है कि वन ऑफ द सेवरल डिफेंडेंट्स नॉट एट इशू। अब मान लीजिए एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है और उसमें कोई एक डिफेंडेंट है जो इश्यूज पे नहीं है, या एक से ज़्यादा कोई डिफेंडेंट है जो इश्यूज पे नहीं है, मतलब सभी डिफेंडेंट जो है वो इश्यूज पे नहीं है, यानी कि सबके साथ डिस्प्यूट साबित नहीं होता है। कि where there are more defendants than one and any one of the defendants is not at issue with the plaintiff on any question of law or of the fact, the court may at once pronounce judgment for or against such defendant and suit shall proceed only against the other defendant। मान लीजिए किसी सूट में टोटल 4 डिफेंडेंट हैं, उसमें से कोई एक डिफेंडेंट है जो किसी इशू पर नहीं मिलता है, जिसके साथ डिस्प्यूट प्रूव नहीं होता है। देखिए, हम डिस्प्यूट कैसे प्रूव करते हैं। प्लेंट फाइल होता है, ऑर्डर 4 के हिसाब से आपका सूट इंस्टीट्यूट हो जाता है। आप ऑर्डर 5 में समन सेंड कराते हैं, ऑर्डर 8 के हिसाब से रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर देता है आके डिफेंडेंट, और उसके बाद क्या होता है, अपीयरेंस नॉन अपीयरेंस पे देखा जाता है, और ऑर्डर 10 से कहानी शुरू होती है जहाँ पे एग्जामिनेशन होता है। न्यायालय दोनों पार्टीज का एग्जामिनेशन करता है। ऑर्डर 11 में डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन आता है, दोनों से क्वेश्चनरी एक दूसरे के साथ दी जाती हैं, पूछी जाती हैं, डॉक्यूमेंट्स मंगाए जाते हैं। ऑर्डर 12 में एडमिशन और डिनाइल देखा जाता है, और ऑर्डर 13 में आपके डॉक्यूमेंट्स इंपाउंड कर लिए जाते हैं या रिटर्न कर दिए जाते हैं, और जब जाके कहीं ऑर्डर 14 में इश्यूज फ्रेम होते हैं। लेकिन जब इश्यूज फ्रेम होते हैं और वहाँ कोर्ट पाता है कि कोई एक डिफेंडेंट अगर इश्यूज पे नहीं है तो उसके खिलाफ या उसके फेवर में जैसा भी कोर्ट को ठीक लगेगा जजमेंट प्रोनाउंस कर देगा, और जो बाकी डिफेंडेंट इश्यूज पे मिले हैं उनके लिए केस नॉर्मल वे में प्रोसीड होता रहेगा, ट्रायल आगे चलेगा उनका। अब देखिए, वेन एवर जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड अंडर द दिस रूल,
जब रूल 2 ऑफ ऑर्डर 15, डिक्री शैल बी ड्रॉन इन अकॉर्डेंस विद द सच जजमेंट एंड डिक्री शैल बियर द डेट ऑन विच द जजमेंट वाज प्रोनाउंस्ड। हमने जब डिक्री पढ़ा था तो वहाँ हमने एक लाइन पढ़ी थी कि डिक्री ऑलवेज फॉलोज द जजमेंट। जब जजमेंट प्रोनाउंस कर दी जाती है तो उस जजमेंट के बेस पर ही डिक्री दी जाती है, और जिस डेट को जजमेंट प्रोनाउंस की गई है ओपन कोर्ट में, वही डेट डिक्री के ऊपर रहेगी। अच्छा, अभी तक तो हमने बात की कि जहां पार्टीज इश्यूज पे नहीं थी या फिर पार्टीज कोई एक डिफेंडेंट इशू पे नहीं था। अब पार्टीज इशू पे हैं, हम मान लेते हैं कि पार्टीज इशू पे तो हैं। तो यहाँ सब रूल 1 क्या कहता है, रूल 3 का, कि वेयर द पार्टीज आर एट इशू ऑन सम क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, यानी कि किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ पे या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे पार्टीज इश्यूज में है। यानी कि आप इशू तो फ्रेम कर लिए कोर्ट ने, इश्यूज हैं, इश्यूज हैव बीन फ्रेम्ड, इश्यूज क्या है, फ्रेम कर दिए गए हैं, इश्यूज हैव बीन फ्रेम्ड। और हमने किससे किए हैं फ्रेम, ये हम बात कर चुके हैं ऑर्डर 14 से। ऑर्डर 14 है जिससे हम इशू फ्रेम करते हैं, इशू फ्रेम कर लिए हैं कोर्ट ने। एज हेयर इन बिफोर प्रोवाइडेड, इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड that no further argument or evidence that the parties can at once adduce is required upon such of the issues। अगर कोर्ट को लगता है, क्या लगता है कोर्ट को, कि मान लीजिए अभी जो सेटिस्फाई है कि अभी और ज़्यादा मुझे इससे कोई फर्दर आर्गूमेंट की ज़रूरत नहीं है और ना ही एविडेंस की ज़रूरत है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा। एंड एक चीज़ और देखना है कोर्ट को, न्यायालय को, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि नो इनजस्टिस विल रिजल्ट फ्रॉम द प्रोसीडिंग विद द सूट फोर्थ विद, इससे किस कोई भी इनजस्टिस नहीं हो रहा हो, तो वहां उस केस में क्या है कि कोर्ट में प्रोसीड टू डिटरमाइन सच इश्यूज, कोर्ट जो है ऐसे इश्यूज को डिटरमाइन कर सकता है। एंड इफ फाइंडिंग देयर ऑन इज सफिशिएंट, अगर फाइंडिंग सफिशिएंट है फॉर द डिसीजन, ही मे प्रोनाउंस जजमेंट अकॉर्डिंगली, उन इश्यूज के अकॉर्डिंग ही वो जजमेंट प्रोनाउंस कर देगा। वेदर समन हैज बीन इशूड फॉर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज ओनली और फॉर द फाइनल डिस्पोजल। ऑर्डर 5 में हमने जब पढ़ा था, आपका जो ऑर्डर 5 है ये आपका सम्मन्स की बात करता है, और सम्मन में हमने लिखा पता पढ़ा था कि उसमें पर्पस बताना है, अगर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के लिए है या फाइनल डिस्पोजल के लिए है। लेकिन अगर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के बाद कोर्ट को लगता है कि नाउ इट इज एनफ, नो फर्दर एविडेंस इज रिक्वायर्ड, तो वहीं पे जजमेंट प्रोनाउंस कर देगा और उसका केस का डिस्पोजल कर देगा। अब एक प्रोवाइजो दे दिया है यहाँ पे कि वेयर द समन हैज बीन इशूड फॉर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज ओनली, देखिए जहां पे समन सिर्फ सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के लिए गए थे, द पार्टीज और देयर प्लीडर्स आर प्रेजेंट एंड नन ऑफ देम ऑब्जेक्ट, और जो उसकी पार्टी है, मान लीजिए इश्यूज आपने समन इशू किए थे सिर्फ सेटलमेंट ऑफ इशू के लिए, और जब डिस्पोजल देने लगे तो किसी भी पार्टी ने या उसके प्लीडर ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, तभी रूल 3 अप्लाई होगा वहां पे। अदरवाइज अगर वो ऑब्जेक्शन करते हैं तो ये फर्दर प्रोसीड होगा। सब रूल 2 क्या कहता है यहाँ पे कि वेयर द फाइंडिंग इज नॉट सफिशिएंट फॉर द डिसीजन, द कोर्ट shall postpone further hearing of the suit and shall fix a day for the production of such further evidence or such further argument as case requires। और अगर सेटिस्फाई नहीं हो पाता है कोर्ट तो वो एक एडजर्न कर देगा, एक फर्दर डेट दे देगा, और उस फिक्स डे के ऊपर उसे जो भी फर्दर एविडेंस या कोई भी आर्गूमेंट है उसके लिए बोल सकता है। अभी आता है हमारा लास्ट रूल, फेलियर टू प्रोड्यूस एविडेंस वेयर समन हैज बीन इशूड फॉर द फाइनल डिस्पोजल। देखिए जो स्मॉल कॉज कोर्ट होती हैं उनमें आपने ऑर्डर 5 में पढ़ा था कि जो पर्पस लिखा जाता है समन में, वो फाइनल डिस्पोजल के लिए भी लिखा जा सकता है, जैसे स्मॉल कॉज कोर्ट जनरली किसी भी ट्रायल को बहुत लंबा नहीं करती हैं। एंड आइदर पार्टी फेल्स विदाउट सफिशिएंट काज, और उसमें से कोई भी पार्टी फेल हो जाती है विदाउट सफिशिएंट काज, किसी भी उचित कारण के बिना, टू प्रोड्यूस द एविडेंस, एविडेंस नहीं दे पाती है जिसके ऊपर उसको रिलाई करता था वो अपने केस के लिए, तो उस दिन क्या होगा, कोर्ट में वंस प्रोनाउंस जजमेंट एंड और मे इफ थिंक फिट,
अगर उसे लगता है कि वे ठीक है, आफ्टर फ्रेमिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ इश्यूज एडजर्न द सूट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सच एविडेंस एज मे बी। अगर उसको लगता है तो वो उसको आगे भेज सकता है, एडजर्न कर सकता है, जैसा भी उसको नेसेसरी डिसीजन होगा। और वो चाहे तो उस दिन डिस्पोजल भी दे सकता है, जजमेंट भी प्रोनाउंस कर सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये बहुत ही छोटा सा ऑर्डर था बट काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करते रहें, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। इस कोरोना पीरियड में प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे एट होम,